नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, समष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसमें राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय और इसकी विभिन्न अवधारणाओं के बाद आज राष्ट्रीय आय के मापन का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फिर एक बार इसको रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, जिसको प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। नंबर 2 इनकम मेथड, आय विधि। और नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो इन तीनों विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है। तो इन तीनों विधियों में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि है वो है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि उत्पाद विधि में किस प्रकार से निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्गम विधि, शुद्ध उत्पाद विधि भी कहा जाता है। इसके विभिन्न नाम हैं। इसको मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं, औद्योगिक उद्गम विधि, उद्योगों के द्वारा क्या उद्गम किया जा रहा है, आउटपुट मेथड, और शुद्ध आउटपुट मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान करने की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है कि किसी देश में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा उत्पादन में जो योगदान दिया है, उस योगदान को यदि कीमत के रूप में लेकर के उसकी गणना की जाए तो राष्ट्रीय आय के मापन करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें मध्यवर्ती उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि मूल्य वृद्धि निकालने के लिए उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा दिया जाता है। हम इसको टेबल के रूप में देखें तो एक किसान है, उत्पाद का मूल्य जैसे उसने मान लो 600 रुपये का उत्पादन मूल्य किया, मध्यवर्ती उपभोग है 200, तो उसकी शुद्ध वृद्धि होगी 400। आटा मिल ने उसको 600 रुपये में ले लिया और उसको आटा पीस करके 800 रुपये कर दिया। मध्यवर्ती लागत किसान की 600 रुपये है, तो उसकी मूल्य वृद्धि होगी 200। अब आटा मिल से वो ब्रेकर के पास गया, ब्रेकर ने उसको 1000 रुपये में लिया, बेचा उत्पाद का मूल्य, जबकि 800 रुपये में उसने मध्यवर्ती आटे को लिया था, तो उसके उत्पादन की मूल्य वृद्धि हो गई 200 रुपये। वो ब्रेकर के पास से दुकानदार के पास 1200 रुपये में बिका, 1200 रुपये में उसने बेचा है, जबकि 1000 रुपये में उसने खरीदा है, तो उसका मूल्य वृद्धि हो गया 200 रुपये। इस तरह से जो उत्पाद का मूल्य है वो 3600 रुपये, जबकि मध्यवर्ती लागतें हैं 2600 रुपये और मूल्य वृद्धि है 1000। तो ये 1000 रुपये का जो मूल्य वृद्धि है, यही राष्ट्रीय आय के आकलन में योगदान देता है। इसका नाम है मूल्य वृद्धि विधि। तो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन कर दे इसमें, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यदि इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और सब्सिडी की राशि को जोड़ दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यदि नफीफा को जोड़ दें, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, तो NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको कि राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उत्पादन की जो मूल्य वृद्धि है, इसमें मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा प्रत्येक उत्पादक उद्यमियों द्वारा किए गए मूल्य वृद्धि को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। अब उत्पाद विधि को ज्ञात करने के लिए सावधानियाँ क्या क्या रखनी पड़ेंगी। इसमें पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान रहे, पुरानी वस्तुएं, क्योंकि वो किसी न किसी समय राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो गई थी, इसलिए उसको दोबारा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसने अगर इनको शामिल किया जा गया तो दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। नंबर 2, पुरानी वस्तुओं की बिक्री की दलाली और कमीशन को भी मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। यानी कि दलाली और कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को भी मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, क्योंकि उस स्वयं का लेखा जोखा भी उसमें शामिल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है।
अगर श्रम के उपभोग के लिए कोई भी उत्पादन किया जा रहा है, श्रम के उपभोग के लिए अगर उसमें से वस्तुएं रखी जाती हैं तो उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक किसान खेत में पैदा कर रहा है और उसमें श्रम के उत्पादन के लिए अगर वो 10 बोरी गेहूँ श्रम के उपभोग के लिए घर पे रखता है तो उसको भी मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाएगा। जिस मकान में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका आरोपित किराया भी शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं रहते तो उससे उनको राष्ट्रीय किराया प्राप्त होता है जो कि राष्ट्रीय आय का भाग होता है। स्वयं उपभोग के लिए सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनका अनुमान लगाना कठिन है। स्वयं उपभोग के लिए वस्तुओं को शामिल किया जाता है जबकि सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद लास्ट और अंतिम है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए अंतिम उत्पाद का ही मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। तो इसमें सावधानियों में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते, स्वभोग के लिए सेवाओं को शामिल नहीं करते, वस्तुओं को शामिल करते हैं, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, दलाली कमीशन को इसमें शामिल किया जाता है, मकान किराया इसमें शामिल किया जाता है और दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम उत्पाद के ही मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है इनकम मेथड, आय विधि। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। यानी कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, इसमें कारक भुगतान विधि यानी कि साधनों को भुगतान करने की विधि, साधनों के काम के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको इनकम मेथड में शामिल करते हैं। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के जो कारक हैं उनके स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले जो भुगतान प्रतिफल स्वरूप दिया जाता है वो आय विधि, इनकम विधि के अंतर्गत शामिल होता है। उन सब का योग घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो इसको अगर डिस्क्रिप्शन रूप से देखें तो कारक आयकों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो नंबर पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये नगद मजदूरी के रूप में दिया जाता है यानी कि वेतन के रूप में। नंबर 2 किस्म के रूप में, किसी प्रकार की वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं के रूप में मालिकों को दिया जा सकता है, मालिकों का योगदान हो सकता है। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है वो कैश के रूप में, किसी भी वस्तु या काइंड के रूप में, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के रूप में, जैसे किसी प्रकार का बीमा करवा दिया उनका, वो भी वेतन में शामिल होता है। और में अंतिम सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनकी पेंशन होती है वो भी मजदूरी के अंतर्गत शामिल होती है। नंबर दूसरा आता है प्रचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंतर्गत उद्यमकर्ता जब उसका उत्पादन करता है तो उत्पादन के फलस्वरूप उनको के कारक जो काम में लिए जाते हैं उनके प्रतिफल स्वरूप की जो निम्न मदें शामिल इसमें की जाती हैं। नंबर 1 लगान, नंबर 2 ब्याज और नंबर 3 लाभ। लगान यानी कि रेंट, भूस्वामी को भूमि के उपयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार लगान कहलाता है। भूस्वामी का मतलब यहाँ पे भूमि का उपयोग भी हो गया और भूमि के साथ साथ भूमि पर स्थित जो भवन है, मकान है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, उसका किराया भी रेंट के रूप में ही शामिल किया जाता है। नंबर 2 इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, पूंजी के प्रयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। और लाभ, उद्यमी की अनिश्चितता और जोखिम के बदले उसको मिलने वाला पुरस्कार लाभ कहलाता है। तो ये जो थे ये मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। अब लाभ को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, लाभांश, डिविडेंड्स, निगम लाभ कर, कारपोरेशन प्रॉफिट टैक्स और अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले लाभांश। लाभ का वह अंश जिसे भागीदारों में बांटा जाता है यानी कि इसे वितरित लाभ कहते हैं। जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका कुछ अंश जो उसके भागीदार हैं उनमें आपस में बांट दिया जाता है। लाभ का जो शेष बचा हुआ भाग है वो कंपनी के लाभ का वह भाग है जिसे लाभ कर के रूप में सरकार को दिया जाता है, जिसे कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। यानी कि कारपोरेशन टैक्स वह भाग होता है जो कि टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। और अवितरित लाभ, लाभ का वह भाग है जिसे फर्में अपने पास रखती हैं ताकि भविष्य के समय किसी संकट का सामना कर सकें, इसे बचत या अवितरित लाभ भी कहते हैं। तो लाभांश को 3 प्रकार से बांटा गया है, यानी कि जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका एक भाग सरकार को निगम कर के रूप में दे दिया जाता है, कुछ भाग कंपनी के पास, कंपनी के खातों में जमा करा दिया जा सकता है जो कि जोखिम के रूप में काम में आ सके, और जो शेष बचता है उसको जो उद्यमी हैं, जो भागीदार हैं वो आपस में बांट लेते हैं, जिसे कि वितरित लाभ या लाभांश, डिविडेंड्स कहा जाता है। तो ये था इनके मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 3 मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। मिश्रित आय को अपन देखें, देखो पहला था मजदूरी, दूसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें लगान, ब्याज और लाभ था, और तीसरा है
जिसको बोलते हैं मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। स्वरोजगार व्यक्तियों की आय को मिश्रित आय कहते हैं। ये व्यक्ति अपने श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यानी कि स्वरोजगार के लिए जो व्यक्ति लगे रहते हैं वो उनकी मिश्रित आय कहलाती है। यह आय मजदूरी, लगान, ब्याज का मिश्रण होती है। इसे मिश्रित आय इसीलिए कहते हैं। पारिवारिक उद्योगों में केवल स्व स्वामित्व कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मिश्रित आय का मतलब अगर हम समझें, एक शब्द के रूप में समझें, तो पारिवारिक आय के पारिवारिक व्यक्तियों के द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के कोई उद्यमी खोला जाए और उनसे उनको जो विभिन्न प्रकार के साधन श्रम के द्वारा लगाए जाएं और जो आय प्राप्त होती है वो मिश्रित आय कहलाती है। ये भी मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के मिश्रण के रूप में होती है। अब इससे एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित आय का कुल जोड़ साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या घरेलू आय कहलाती है। इससे जो आय प्राप्त होती है एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। यानी कि आय विधि के अंतर्गत हम देखें तो मजदूरी या वेतन, नंबर 2 प्रचालन अधिशेष जिसमें कि लाभ, लगान, ब्याज तीनों शामिल होते हैं, और नंबर 3 होता है मिश्रित आय। इन सब का योग साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय जोड़ दी जाए तो देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। ये आय विधि थी। आय विधि को ज्ञात करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान रखें, ये निजी आय में शामिल होती है। हस्तांतरण आय जो कि एक तरफा आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। गैर कानूनी कार्यों से अवैधानिक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री और खरीद से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि दलाली और कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि इसके द्वारा कमीशन या दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी से प्राप्त आय, पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये इसकी सावधानियां थी। हस्तांतरण आय, अवैधानिक आय यानी गैरकानूनी आय, और पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। कमीशन, दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, और अचानक प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ये आय विधि। और मकान मालिक रह रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्व उपभोग के लिए सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। निगम कर, निगम लाभांश और वितरित लाभ तीनों लाभ के घटक हैं। इनको एक बार राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, इसके बाद बार बार नहीं किया जाता है। पारिश्रमिक आयकर कर्मचारियों की पारिश्रमिक में दिया जाता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय के अनुमान में इसको नहीं जोड़ा जाता है अलग से इनकम टैक्स को। और नगद और किस्म के रूप में दी जाने वाली मजदूरी और पेंशन और कर्मचारियों के लिए मालिकों द्वारा दिए गए सामाजिक सुरक्षा अंशदान को कर्मचारियों के पारिश्रमिकों के घटक हैं। इनको राष्ट्रीय आय में किसी एक रूप में ही शामिल किया जाता है, अलग अलग रूपों में इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये आय विधि थी। इसमें कठिनाइयाँ क्या होती हैं? लोगों की आय का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। वस्तु और सेवाओं के रूप में आय का अनुमान लगाना कठिन है काइंड्स के रूप में। अशिक्षित और पिछड़े देशों में अधिकांश लोग अपनी आय व्यय का हिसाब ठीक से नहीं रख पाते हैं, और स्वनियोजित उद्योगों और व्यवसायों में आय का अनुमान लगाना कठिन है। अब तीसरी जो विधि है वो है व्यय विधि, जिसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। इस विधि में एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उन पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। यानी कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय लेखा वर्ष के दौरान व्यय किया जाता है वो व्यय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में शामिल मापा जाता है। इसके अंतर्गत जो घटक शामिल किए जाते हैं वो 4 हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी। तीसरा है इन्वेस्टमेंट व्यय यानी कि निवेश एक्सपेंडिचर। और चौथा है शुद्ध निर्यात, यानी कि निर्यातों में से आयातों को घटा दें तो जो शेष बचता है उसे शुद्ध निर्यात कहते हैं। अब इन घटकों का अगर विस्तार से अध्ययन करें तो सबसे पहले देखेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्तियों, परिवारों, गैर लाभ वाली निजी संस्थाओं, सेवा संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें व्यक्ति, परिवार अपने उपभोग के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च करते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब परिवार, व्यक्ति, गैर लाभकारी संस्थाएं, सेवा संस्थाएं निजी उपभोग के लिए जो खर्च करते हैं वो 3 भागों में होता है: उपभोग वस्तुओं पर, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर।
दूसरा होता है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय के अंतर्गत सरकार द्वारा वस्तुओं पर सेवाओं पर किए गए व्यय को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। सरकार भी विभिन्न प्रकार से एक्सपेंडिचर करती है, वो समस्त एक्सपेंडिचर है जो कि वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, सेना पर व्यय किया जा रहा है, पेंशन पर व्यय किया जा रहा है, वो सारा इसी के अंतर्गत शामिल होता है। तीसरा आता है निवेश व्यय। निवेश व्यय के अंतर्गत जो पूंजी निर्माण के लिए व्यय किया जा रहा है वो सारा इसी के अंतर्गत शामिल होगा। विस्तार से हम अध्ययन करें तो उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तु की खरीद पर किए गए व्यय से है। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में आगे प्रयोग किया जाना होता है। निवेश व्यय को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो स्थायी निवेश। स्थायी निवेश में उत्पादकों द्वारा प्लांट, मशीनरी, स्थायी परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। स्थायी निवेश में व्यावसायिक स्थायी निवेश हो सकता है, परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर स्थायी निवेश हो सकता है, और सरकार द्वारा किया गया स्थायी निवेश भी हो सकता है। यानी कि निजी व्यक्ति व्यावसायिक निवेश कर सकता है, निजी व्यक्ति स्वयं के मकान पर किया गया निवेश भी शामिल इसी के अंतर्गत होता है, और सरकार द्वारा किया गया स्थायी निवेश भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। दूसरा होता है माल सूची निवेश। पहला स्थायी निवेश, दूसरा माल सूची निवेश। इसके दौरान इसका संबंध वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन से होता है। यह अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक के अंतर से इसका अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद नंबर 3 आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यातों से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान शेष विश्व को किए गए निर्यात और शेष विश्व से प्राप्त किए गए आयातों के अंतर से है। यानी कि इन सब का जोड़ एक लेखा वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी कहा जाता है। यानी कि उपभोग, सरकारी खरीद, निवेश और शुद्ध निर्यात, इन सब को आपस में हम जोड़ दें तो जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाता है, और जीडीपी एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें और सब्सिडी की राशि जोड़ दें तो एनडीपीएफसी प्राप्त हो जाता है, और एनडीपीएफसी में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। अब इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। व्यय विधि के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, शेयर और बांडों पर किया गया व्यय भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, हस्तांतरण भुगतानों पर किया गया व्यय भी शामिल नहीं किया जाता है, स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को भी व्यय को इसमें शामिल किया जाता है, और जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका किराया भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब उसके बाद हम ये तीनों विधियाँ थीं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उसके बाद हम देखें कि राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, यानी कि बेस प्राइस और करंट प्राइस। करंट प्राइस होती है जो कि आज की वर्तमान कीमतों पर नापी जाती है, और बेस प्राइस होती है जो कि एक आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर नापी जाती है, और इन दोनों के अंतर से मुद्रास्फीति या महंगाई की गणना की जाती है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को यदि चालू कीमतों पर ज्ञात किया जाए तो वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी कि चालू कीमतों पर, करंट प्राइस पर उत्पादन की गणना करना। और दूसरी होती है स्थिर कीमतों पर। इसमें एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना यदि आधार वर्ष की कीमतों या स्थिर वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाए तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। और स्थिर कीमतों, मौद्रिक, इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अब वास्तविक राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन चालू कीमतों का कीमत सूचकांक मल्टीप्लाई 100 से ज्ञात किया जाता है। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय आय को मापने की जो 3 विधियाँ, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो ये राष्ट्रीय आय का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था जो कि हमने 2 स्लाइडों में एक बार फिर से रिवीजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।